नमस्कार, मैं चरण सिंह सहरावत और हम देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद हैं। और द्वारका इलाका देश की राजधानी दिल्ली का पोस्ट इलाका है। चुनाव का माहौल है और पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को मैदान में उतार दिया है। और कमलजीत सहरावत पहले मेयर रह चुकी हैं और अभी फिलहाल निगम पार्षद हैं। और बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तो इन्होंने महाबल मिश्रा को मैदान में उतार दिया है। महाबल मिश्रा पहले विधायक भी रह चुके हैं, निगम पार्षद भी रह चुके हैं और एमपी भी रह चुके हैं। अब माहौल क्या है लोगों से जान लेते हैं। द्वारका सेक्टर 6 की मार्केट में मौजूद हैं। जी मैम, क्या कहेंगी, क्या माहौल है? माहौल तो देखिएगा, आपको 4 जून को पता ही चल जाएगा। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हमें वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलना है। जैसा कि हम जान रहे हैं 2019 से इस बार प्रतिशत बहुत कम है, तो अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो माहौल कैसे बनेगा। तो मेरे हिसाब से वोट ना डालना, अगर कोई वोट नहीं डालता है तो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। कहाँ रहती हैं आप? मैं द्वारका में ही रहती हूँ, सेक्टर 10 में रहती हूँ। यहाँ किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट डालेंगे आप? सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए राष्ट्रहित, वो हम सभी के हित में है। उसके बाद ये मुद्दा होना चाहिए कि आपके एरिया से जो खड़ा हो रहा है नेता, वो यहाँ के एरिया के लिए कितनी भली भांति परिचित है, कितना प्रशिक्षित है, उनको यहाँ की कितनी जानकारी है, उसके बारे में उनको कितना एक एक चप्पे चप्पे का पता है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ से जो भाजपा की प्रत्याशी खड़ी हुई हैं श्रीमती कमलजीत सहरावत, वो एमकॉम भी है, बीएड भी है, टीचर रह चुकी हैं, यहाँ दिल्ली से मेयर रह चुकी हैं और उनको एमसीडी को उन्होंने इतना बढ़िया स्ट्रीमलाइन कर दिया। चाहे एमसीडी ऊपर से आम आदमी पार्टी के पास है, उसके बावजूद द्वारका में उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर दिया। यहाँ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक फोन कॉल आप उनको करिए, वो हमेशा हाजिर हैं। आप उन्हें कभी भी एसएमएस भी डालिए, वो हमेशा हाजिर है। कहाँ रहती हैं आप? ये मैं द्वारका सेक्टर 23 से हूँ। देखिए, मीडियम लोगों को क्या चाहिए, क्या जीवन जन है तो जहान है। ये हिंदू मुस्लिम काम धाम ये जब होंगे, जब हम राम मंदिर में जब जाएंगे, जब हमारी जिंदगी होगी। हम मीडियम आदमी को क्या चाहिए जी, शिक्षा, हेल्थ और बिजली और पानी, जो हमें आज तक किसको दिए, किसने दिया? केजरीवाल जी ने दी है। और मैं तन मन और धन से केजरीवाल जी के साथ हूँ। बीजेपी ने जो 10 साल तक सांसद पहले रह चुके, उसने हमारे को कुछ नहीं दिया। आज जो उन्होंने बीजेपी वालों ने 116 कैंडिडेट तो वो उतारे जो दूसरी पार्टियों के हैं, और तुरंत इसके क्या नाम है, इलेक्शन के 1-1.5 महीने बाद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। मैं तो चाहती कि जनता मूर्ख नहीं है, क्या है, जेल का बदलाव वोट से देगी और देना भी चाहिए। अगर जान है तो जहान है, और जो हमें मिलता क्या रहते हैं सर आप? अपना मुद्दा ये रहेगा कि जो हमारी जो वोटिंग का परसेप्शन ये रहेगा कि हमारा कैंडिडेट क्लीन चिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कोई एंटीसीडेंट्स क्रिमिनल वाले हो या उसका जो बैकग्राउंड हो वो हिस्ट्री शीटर हो या ऐसा कुछ हो। जो कमलजीत जी हैं, अगर अभी बहन जी एक बता रही थी कि वो एक फोन कॉल पे दूरी पे हमारे से, उन्होंने जितनी काम हमारे द्वारका में करे हैं शायद किसी ने बाहर करे हो। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ जो वेस्ट दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा काम करेंगी और सबसे ज्यादा अच्छी छवि उनकी है, और हम वोट उन्हीं को देंगे सिर्फ। जी, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, कहाँ आप रहते हैं और अब की बार क्या बदलाव चाहते हैं चुनाव में? हम रहते हैं सेक्टर 6 स्काईलार्क अपार्टमेंट में। जी। हम इस बार चाहते हैं कि जो देश की जनता है वो एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार पर वोट दे। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितनी बेरोजगारी हो गई है, और कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ में आती है तो लाखों लाखों जो है पैसे उसमें खर्च होते हैं। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, गरीब के लोग जो है अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते। फिर हमारा देश 2047 में कैसे जो है डेवलप्ड कंट्री बनेगा? हमें पहला तो नेशनल डेवलपमेंट, दूसरी बात वही थोड़ा सीट्स बढ़ाई जाए कॉलेज की और एजुकेशन अच्छी करी जाए। जी सर, कहाँ पे रहते हैं आप? मैं सेक्टर 6 में रहता हूँ, करोड़ अपार्टमेंट में। और मेरे सवाल बहुत बेसिक है। मैं सबसे पहले लोकल इश्यूज के ऊपर बात करूंगा और सबसे पहले कहूंगा कि यहाँ जो द्वारका के जो बेसिक इश्यूज हैं जो एक रेजिडेंट को मिलने चाहिए, वो यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया है। सबसे पहले यहाँ पे फुटपाथ जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए, फुटपाथ चलने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दूसरा यह है, यहाँ पे कुत्तों का जो इतना बड़ा पार्क में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स के लिए हमेशा ये डर रहता है कि कब हमें कुत्ता काट लेगा। तीसरा इशू, यहाँ की जितनी जो मार्केट्स डेवलप हो रही हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही हैं, और जिसमें जितना बड़ा सेफ्टी कंसर्न है कि अगर कुछ यहाँ पे होगा तो पता नहीं कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी।
बदलाव यही, हम तो बदलाव के आज रिपीट चाहते हैं। मोदी जी दोबारा आए और देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे को सब कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड लाए और बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, प्लस आपका और भी लोग हैं जी, क्या कहेंगे, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं चुनाव में आप? चुनाव में तो भैया वोट देना है, मोदी जी को जिताना है। जी, आप मार्केट में रहते हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए मार्केट के अंदर? देखिए बहुत बदलाव होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या एमसीडी से है। एमसीडी ने हमारी द्वारका की मार्केटों को बर्बाद कर दिया। मैं तो ये कहूँगा जो एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए। द्वारका में हर जगह पे रेडी पटरी लग गई है, एनक्रोचमेंट हो गया है। हम द्वारका के निवासी ये चाहते हैं कि न्यू वेंडिंग एक्ट के तहत आप एक वेंडिंग जोन बनाइए, डेडिकेटेड वेंडिंग जोन हो जहां पटरी वाले जाएं और स्वाभिमान से अपना रोजगार कमाएं। उनको भी रोजगार कमाना चाहिए और जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता खाली किया जाए। अब हमारी पार्किंग में आप देखो, ये एमसीडी की नहीं अलॉट कर रखा है, ये इलीगल कियोस्क लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। अब लोग जब अंदर गाड़ी लेके आते हैं उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, इलीगल सारे ये कियोस्क लगे हुए हैं। बाहर जाते हैं पुलिस टो करके ले जाती है। तो जो भी व्यक्ति सांसद बने, हम उनसे ये अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले मार्केट के अंदर जो पार्किंग की समस्या उसका निदान कराए और दूसरा जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उससे राहत मिलनी चाहिए द्वारका की जनता को। द्वारका की जनता ये चाहती है और हम लोग बहुत उम्मीद करके बैठे हैं। इससे पहले काफी प्रयास किया गया लेकिन बार बार ये हो जाता है। कम से कम पब्लिक को रिलीफ देने का तो काम हो, ये द्वारका की तरफ से हमारा निवेदन है। जी, मैं संध्या सिंह आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि देश भर में जो चुनावी माहौल चल रहा है उसको गंभीरता से लेना है और आप और साथ में ये अपील भी करना चाहती हूँ कि अपना वोट जरूर देने जाएं। वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, उसी से हम एक सरकार चुनते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी वोट देने जाएं ये जरूर देखें कि 10 साल जो सरकार रही है उसने क्या काम किए हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए वोट डालना है। और 10 सालों में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतने विकासशील काम किए हैं, उन कामों को एक बार जरूर देखें कि आज हम एक गलत वोट डालेंगे तो उसका क्या असर होगा और एक अच्छा वोट डालने से क्या फर्क पड़ेगा। बीजेपी को वोट जरूर दें। दूसरी बात एक और है कि हमारी पश्चिमी दिल्ली से बहन कमलजीत शेरावत को टिकट मिली है, जो महिलाओं को हमारी बीजेपी सरकार ने महिलाओं को आगे आने का एक मौका मिला है। और बहन कमलजीत का तो मैं देखती रहती हूँ कि उन्होंने जब वो मेयर थी और वो निगम पार्षद रही उस दौरान भी और इसके अलावा भी वो लोगों के दिल पे, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इतने काम किए हैं कि उनकी जब देखा जाए तो लोग, जब हमने नामांकन के लिए भी गए थे तो लोग घर घर से निकल के भी आए थे, ये बहुत देखने लायक था। तो इससे दिखता है कि वो एक अच्छी नायिका साबित हो सकती हैं। और दूसरी बात उनके लिए हम वोट की अपील करती हूँ कि सभी लोग अपना एक वोट बीजेपी सरकार को दें, बहन कमलजीत को दें। मोदी जी दावा करते हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इनसे पूछे जीडीपी कहाँ जा रही है, हमारी कितनी ग्रोथ खत्म हो गई है। लोगों के पास बेरोजगारी है, बच्चे पढ़ने लिखने के काबिल होने के बावजूद किसी नौकरी के काबिल नहीं रह गए। अच्छा, और अब हमारी पार्टी के लिए सुनिए, अगर हम गिनाएंगे तो आप यहाँ शायद रात भर खड़े रहेंगे, काम गिन नहीं पाएंगे। आप देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा में काम किया है। जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो भी शिक्षा से डिनाई नहीं कर सकती है। जिनको शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाला है, जो इतना बड़ा देश का काम कर रहा था, इसका देखने वाला ऊपर वाला भगवान है, अल्लाह है, जो देखेगा और इंसाफ करेगा। क्योंकि इस पर हमें बोलने से कोई फायदा नहीं है, जब उसकी लाठी चलती है तो कुछ नहीं रहता है। उन्होंने इतना अच्छा शिक्षा में काम किया था, आप किसी सरकारी स्कूल को जाकर देख लीजिए और लोगों से पूछिए पहले उनकी कितनी दुर्दशा थी, हमने दशा संवारी है। ठीक है, और आप स्वास्थ्य पर आइए, आज को हर डॉक्टर आपको अटेंड करेगा, आपको दवाइयाँ मिलेगी। दवाइयाँ ना मिले आप फोन करिए, दवाइयाँ ना मिले आप फोन करिए, एक फोन पर आपके दवाइयाँ और पूरे डॉक्टर का सारा चेकअप मिलेगा। आपको बड़े से बड़े ऑपरेशन फ्री मिलेगा, पहले कभी ये नहीं था। आपने फरिश्ते योजना सुनी होगी, सड़क पर लोग मर के पड़े होते थे, एक्सीडेंट हो जाता था, कोई पूछता नहीं था। अब हमारे केजरीवाल जी की वो फरिश्ते योजना के तहत लोग दे जाते हैं, ना मुसीबत में फंसते हैं। उन मरने वालों को सड़क से उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, भर्ती कराते हैं, उनको इनाम मिलता है। बिल्कुल, वर्किंग मुद्दे भी हैं, दूसरे राष्ट्रीय मुद्दा भी है। राष्ट्रीय मुद्दा ज्यादा अहम है। बेसिकली क्या है कि अभी राष्ट्रीय मुद्दों को जो माहौल बना हुआ है वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही है। कैंडिडेट का तो कमलजीत जी का कोई मुकाबला ही नहीं है, जमीन से लगी हुई नेता हैं
यहाँ द्वारका भी के जो उनका काउंसलर है बहुत बढ़िया काम किया है, एक एक आदमी उनको जानता है, बहुत अच्छी तरह काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है एमपी बनने के बाद भी पश्चिमी दिल्ली से बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। बल्कि जो दायित्व उनके पास रहा है, चाहे मेयर एसडीएमसी का रहा हो, अभी स्टैंडिंग काउंसिल में वो जो है मेंबर भी हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनकी प्रयत्न यही रहता है कि मेरे से ज्यादा अच्छा काम पब्लिक के लिए हो जाए। किन मुद्दों को देखते हैं चुनाव को लेते हुए? चुनाव के मुद्दे क्लियर है, स्पष्ट है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं गा के बताऊंगा कि राम का मंदिर बना दिया अयोध्या के मैदान में, तब तब कमल का फूल खिलेगा हर घर हिंदुस्तान में। राम नाम की चर्चा होगी जब जब हिंदुस्तान में, राम नाम की चर्चा होगी जब जब हिंदुस्तान में, तब तब कमल का फूल खिलेगा हर घर हिंदुस्तान में, तब तब कमल का फूल खिलेगा हर घर हिंदुस्तान में। मोदी है भारत का सूरमा, जन जन का ये नारा है, योगी जैसा भगवा चोला सभी के मन का प्यारा है। राम का मंदिर बना दिया है हो, राम का मंदिर बना दिया अयोध्या के मैदान में, तब तब कमल का फूल खिलेगा हर घर हिंदुस्तान में। तो कमल का फूल खिलेगा जी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। अच्छा, बदलाव के बारे में मैं ये चाहता हूँ कि अभी ये जो राजनीति चल रही है ना, एक तो मंदिर के ऊपर और ये हिंदू मुस्लिम वाले के चल रही है, ये इतनी खतरनाक है ना देश के लिए कि ये देश को बर्बाद कर देगी। हमारा डेमोक्रेसी का ना सिंपल सा रूल है, गवर्नमेंट जो है, जो सेंटर में प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसको अपने काम बताने हैं कि मैंने ये काम बताए हैं जो जनता को अच्छे लगेंगे, और उनको ये बताना है कि मेरी जो विजन है वो अगले 5 साल के लिए क्या है, और उसी पे वोट मानने चाहिए। उसके अलावा उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए कि मैंने ये काम किए और मेरा नेक्स्ट विजन क्या है। और पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टी है उसका ये है कि वो जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसमें से कमियां निकालें कि इन्होंने ये नहीं पॉइंट्स ये नहीं किया और हमारी नेक्स्ट जो है 5 साल के लिए ये नीति है। लेकिन अब पॉलिटिक्स जो जा रही है वो हिंदू मुस्लिम पे चली जाती है, वो आपकी मंगलसूत्र पे चली जाती है, वो मछली पे चली जाती है, वो मटन पे चली जाती है। तो ये देश कहाँ जाएगा, मतलब सब समझ से बाहर है बात। जी, दिल्ली में ऐसी शराब नीति आई थी, छोटे छोटे बच्चों को मैंने रोते देखा है। जब ये गरीब परिवार के रिक्शे वाले और ऐसे रेडी वाले, पटरी वाले, ये क्या करते थे, एक साथ 3 जब बोतलें मिलने लगी तो वो काम नहीं करते थे, एक दिन कमाते थे तो उनकी शराब खरीद लाते थे और पी के फिर 3-3 दिन बच्चों को रोटियां नहीं मिलती थी। और इस तरह के काम एक भ्रष्टाचारी वहां पे बैठा हुआ है। और आप ये देखिएगा, केजरीवाल जब सत्ता में आए थे ना, तो उन्होंने क्या नारा दिया था, लोकपाल लाएंगे। कहाँ है लोकपाल आज की डेट में? आज तक लोकपाल नहीं आया। उसके बाद वो किसको हरा के, मतलब किसको, शीला दीक्षित को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेके कोई भी ऐसा विपक्ष का नेता, ममता से लेके सबको चोर बेईमान कहते थे। आज चोरों के गठबंधन, ऐसा गठबंधन बना है कि मोदी जी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे। और अभी उदाहरण आया, आप देखिए मंत्री के, किसके घर में 35 करोड़ मिले कल? एक पीए जो मंत्री का नौकर है ना, उसके घर में 35 करोड़ रुपए मिलते हैं। और इतने भ्रष्टाचारी लोग, और वो बात करते हैं। आज हम कहां से कहां जा रहे हैं? मोदी जी ने देश को कितने उच्च स्तर पे लेके गए। हम आज प्राउड फील करते हैं कि हम देश में आज किस लेवल पे खड़े हैं। जी, मैं तो जी सर यही कहूँगा कि डेवलपमेंट है मेन हमारे लिए, तो एजुकेशन में डेवलपमेंट, हेल्थ के लिए डेवलपमेंट। हमें तो मेन अभी जो एज चल रही है तो एजुकेशन का ही है। एजुकेशन में अभी CUT का थोड़ा करा इन्होंने, CUT में थोड़ा है कंपटीशन, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है इतनी। बाकी तो 5 साल में देखते हैं क्या होता है, पर बहुत कमी है। और एक तो कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी है, तो अनफेयर एग्जाम है। तो आपने रिजर्वेशन डाल रखी है, तो आप रिजर्वेशन हटाइए। लीक हो गया, नीट का भी अंदर ही है, बहुत सारे एग्जाम है। CUT अब हम उसके एस्पिरेंट्स हैं, जस्ट 12th पास करिए, इतने डिफिकल्ट एग्जाम्स आते हैं। 32 लाख एप्लीकेशन आ रखी है NTA के पास। अब उसके अंदर आपने रिजर्वेशन डाल रखी है, तो हमारे साथ कैसे होगा? हमारे को 700 में से कोई 600 650 स्कोर की चाहिए, और रिजर्वेशन वालों को बहुत कम चाहिए, और सीटें इतनी कम है कॉलेजेस के अंदर। सब DO IPO टारगेट करते हैं, ऐसे नहीं हो सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे अगर तो होगा ना, बट उसके अंदर तो रिजर्वेशन हटा लेंगे तो ना सेंटर पे पावर है इस टाइम, क्योंकि अगर वो हटा देगी तो वोट तो हर किसी को चाहिए, वो तो हर किसी कोई है उसके लिए। जी, जब आम आदमी पार्टी की टिकट लाया, इन्हीं मिश्रा जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए, नहीं तो बिने हार जाएगा। अगर बिने हारा हमारे परिवार को टिकट नहीं मिलेगी। जब तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, 2017 में तुम्हारी टिकट नहीं हुई, लेकिन तुम कार्यकर्ता हो, पुरानी हो, तो अब की बार तुम्हारी है। मेरे को टिकट का नादा करके अपने आगे लेके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई, बेटा जीत गया। हमारी वहाँ की महिला सीट हुई,
तो विनय मिश्रा से जब हमने टिकट की बात करी, उन्होंने ये कहा, विनय मिश्रा ने, महाबल मिश्रा जी के बेटे ने ये कहा कि देखिए मीनू जी, आप पुरानी हैं, आप टिकट मांग रही हैं, लेकिन है ना पार्टी फंड लगता है। तो मैंने बोला पार्टी फंड? मैंने बोला मैं इतनी पुरानी हूँ, मैं भी पार्टी फंड दूंगी क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, और तो 50-60 लाख रुपए दे रहे हैं, तो लेकिन आप मामूली सा 10 लाख रुपए दे दीजिए। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही चाहूंगा, सीट बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 32 लाख लोग भरते हैं और सीटें सिर्फ 72,000 हैं, जिसमें से हम लोगों की तो जो जनरल है 27,000 है, तो सीटें बढ़नी तो बहुत जरूरी है। और अगर हो सके तो रिजर्वेशन हट जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉम्पिटेंट एग्जाम्स में क्या रिजर्वेशन, सब तो बराबर होते हैं। अगर बराबर हो, बराबर की पोस्ट चाहिए तो कॉम्पीट भी बराबर करो, एक्स्ट्रा नंबर लेके क्या करोगे? किसकी जिम्मेदारी? ये सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलके करना है, लड़के तो कोई फायदा नहीं है। देखो ना, सुनो, मैं कहता हूँ कांग्रेस गलत थी, ठीक है। भाजपा आई, भाजपा ने 10 साल में क्या किया? अब मैं ये नहीं कह रहा प्रोग्रेस हुई, लेकिन ये बताओ ना, अनएम्प्लॉयड वही की वही है, पैसा कहाँ से आया, वापस आया? ये कह रहे हैं 10-10 लाख, मेरी जेब में तो 1 रुपया नहीं आया अभी तक। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 1 रुपया नहीं को पूछता, मेरे को देता, मैं एप्लीकेशन देता हूँ, अब करेंगे जी बात। जेनरिक मैं दवाई को लेके आ रहा हूँ अपने पल्ले से, 10 लाख का कहते मुफ्त में बीमा होगा, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं अटेंड कर रहा, सिर्फ गिमिक्स है। ये चुनाव के टाइम पे 10 लाख सबके कर देंगे, सबके कर देंगे, बिठा रखे बंदे, कुछ नहीं होता, सारे रो रहे हैं बंदे। तो कहने का मतलब है असलियत पे जाओ, ये जो नारेबाजी और ये भाषणबाजी तो बहुत छोड़ दी सर। तारियों की जो 100 करोड़ का जो है 1 रुपया भी मिला है, कहीं मिला है क्या? मैं ये बता रही हूँ, जनता को अभी मूर्ख नहीं रही जनता, या किसी के कहने पे नहीं होती, सब समझदार थे पहले। आज से पहले थे, दादा ने कह दिया भैंस पे लगानी है तो भैंस पे लगाएगा। अब सब बच्चों को पता है कि कहाँ वोट देनी है। बच्चे एजुकेशन में इतने ट्रेंड करके कहाँ स्कूल थे, इतने झाड़ खड़े हुए थे, जो एमसीडी के स्कूल थे उसमें नाक बार रखी थी। अब स्कूल देखिए, हमारे बच्चे दूसरे बच्चों के बराबर बैठते हैं। हॉस्पिटल में जाइए आप, हमें कहाँ जाते थे, पब्लिक स्कूलों से अच्छे सरकारी स्कूल है, और अच्छाई को क्या करेंगे, उसको बुराई मिलेगी। अब ये हमें, मैं बहस करूं, आप बहस करें, फायदा नहीं है। ये 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन है, 400 पार है या 4 पार है, वो तो जनता बताएगी क्या है। अभी मैं बात करता हूँ नेशनल सिक्योरिटी की। देखो आज की डेट में हमारी जो फौज है इतनी मजबूत है कि हम चाइना को बॉर्डर पे जाके उनकी पिटाई करते हैं, उनकी सुताई करते हैं। जबकि जो राहुल गांधी जी ने बोला था कि हमारे फौजियों की पिटाई हुई, लेकिन वो साफ दिखाई दिया कि हमारे जवानों ने उनकी अच्छे से पिटाई की। सिख रेजिमेंट थी वहाँ पर, बिहार की रेजिमेंट थी, खूब मारा है। साथ साथ हमारा बॉर्डर की जो रोड्स हैं वो इतनी मजबूत है कि आज की डेट में हम बिना ज़्यादा टाइम गंवाए हमारी फौज जो है कहीं से भी बॉर्डर पे पहुंच सकती है। लेह लद्दाख में भी वही हाल है, हमारी जो फौज है एकदम मजबूती से अड़ी हुई है, हमारे टैंक्स वहाँ पे पहुंचे हुए, हमारे पास राफेल आया, कोई स्कैम नहीं हुआ। पहले होता क्या था, स्कैम ही होते थे बाद में। देखिए, मैं तो पहले ये मोदी जी ये पूछना चाह रहा हूँ, जो 10 साल सांसद रहे उसकी टिकट क्यों काटी गई, उसकी को वजह तो बताए, उसकी क्यों काटी गई? इससे क्या डर लग रहा था उसके जो टिकट काटी गई, दूसरे को टिकट दी गई है, क्या डर था, आप ये बताइए पहले। क्या कहेंगे, किस तरीके का बदलाव तो आप देखिए, हमारे सामने तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी है। आम आदमी पार्टी इस वक्त देश में सिर्फ 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो 22 सीटों पे चुनाव लड़ के क्या प्रधानमंत्री बनेगा, आप बताइए। 22 सीटों पे जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमने अपना प्रतिनिधि भेजना है हमारी समस्याओं के लिए, हम सरकार में भेजेंगे, अपोजिशन में हम नहीं भेजेंगे। काम करेगा कौन, जो सरकार में होगा। सरकार बननी है मोदी जी की, तो हम पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से कमलजीत सहरावत को जिताएंगे ताकि हमारे काम हो सके, सरकार में आए। जो पार्टी सिर्फ 22 सीटों में देश में चुनाव लड़ रही है, उसकी ना सरकार बननी है ना प्रधानमंत्री बनना है, तो हम अपनी सीट से ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजेंगे जो काबिल है, जिसका मूल्यांकन करें अपने प्रत्याशी के सामने। तो पढ़ी लिखी, द्वारका में आपके सामने एग्जाम्पल है, लोगों के व्हाट्सएप पे काम होते हैं, मतलब उनके पास जाने की व्यवस्था नहीं है, आप व्हाट्सएप करो और व्हाट्सएप पे आपके काम होंगे। तो ऐसी पढ़ी, जिसका विजन है पश्चिमी दिल्ली के लिए, जिसको पता है कि पोल्यूशन, ट्रैफिक, छोटे काम तो करने नहीं है सांसद ने, पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, उसके लिए कार्य करना है, तो उनका विजन है, पढ़ी लिखी है, मेयर रह चुकी हैं, तो ऐसे सांसद को हम चुन के भेजेंगे जो सरकार में। जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये आवाज आ रही है बार बार, जो राम को लाए हैं उसको लेके आएंगे। राम को कौन लाने वाला है? राम सबको लाने वाला है, राम को लाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। कल हमारे बच्चे भी कहेंगे पापा आपको हम लेके आए हैं, ये कोई बात थोड़ी होती है। राम पहले नहीं थे क्या? राम अब भी है सबके दिल में, हर एक किसी के देख ले, किसी के दिल में है, ठीक है।
ये कोई बात है, हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए उसको लाएंगे। राम तो हमारे को लाने वाला है, हम उसको कैसे लेके आएंगे? राध्य है, हमारे राध्य हैं, उसको हमने उनको भाई जी जिन्होंने हम 500 वर्ष सुनिए भगवान राध्य पे, हमारे भगवान राध्य पे आप कहोगे ना राम को लाए हैं, आप हमारे राध्य भगवान को नहीं बोल सकते। नहीं सुनो, आपने क्यों नहीं लाए? जब सरकार थी, भगवान तो 70 साल सरकार रही है, भगवान तो पहले में वो मंदिर क्यों नहीं बना? भगवान तो पहले ही है, मंदिर क्यों नहीं बना? कांग्रेस के राज में था वो, कांग्रेस में था। क्या बात कर रहे हो? कौन करवा दिया था? हल्फनामा दिया था, हल्फनामा दिया था। राम है ही नहीं, कांग्रेस ने कहा राम है ही नहीं, राम है ही नहीं, राम को प्रश्न नहीं उठाया भाई। राम हर कंट्री राम है ही नहीं, आपने राम नहीं है, राम सोनिया गांधी कांग्रेस ने लिखा दिया राम नहीं है। महाबल मिश्रा पहले भ्रष्ट नहीं थे, जब कांग्रेस से हट गए तो सब लोग भ्रष्ट। पहले बात तो मुझे कहने दीजिए, हीरा मिश्रा का चिट्ठा है मेरे पास। और पहले बात मुझे कहने दीजिए, जब वो संसद में थे, विधायक में थे, तो आप लोग क्यों नहीं बोले कांग्रेस वाले की भ्रष्ट आदमी इसको टिकट मत दीजिए? ये तो पहले आप लोग को सोचना चाहिए ना कांग्रेस वाले को। परवेज वर्मा का टिकट क्यों कट गया भैया? मैं ये पूछ रहा हूँ खाली बीजेपी वाले से, चाहे जिस पे पार्टी के बात नहीं, टिकट क्यों कट गया? नहीं, अगर आप सोचिए, अगर राजनाथ सिंह को मौका मिला, जो अगर मोदी जी ने बोला जो रिटायर हो रहे हैं उनको रिटायर होना चाहिए ना, उनको टिकट क्यों दिया? परवेज वर्मा का टिकट अकेले क्यों कटा? आप मुझे ये बताइए ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई पार्टी से नहीं, मैं ऐसा है अरे बीजेपी से मैं डायरेक्ट, मैं भी बीजेपी से, आप भी करिए। लड़ने नहीं है, मैं पूछ रहा परवेज वर्मा का टिकट क्यों कटा? क्या काम नहीं हुआ? क्यों नहीं पूछूंगा? अरे सुनिए ना, बताइए भैया। मैं देखो, मैं भी युवा हूँ, मेरा भी वोट है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि परवेज वर्मा का टिकट क्यों कटा? हम बताइए। परवेज वर्मा जी का टिकट वो 2 दफे सांसद रहे, ठीक है, और केवल दिल्ली में परवेज वर्मा जी का टिकट नहीं कटा, दिल्ली में 6 टिकट और काटे गए। तो जो पुराने लोग हैं उनको हटा के नए लोगों को भी मौका दिया जाता है। इस पार्टी में लोकतंत्र है, इस पार्टी में लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है कोई परिवारवाद नहीं है पार्टी में। जैसे अब मिश्रा का बेटा भी आ गया, मिश्रा भी आ गया, इसके लड़के की बहू भी आ गई। मिश्रा का छोड़िए, मिश्रा का आप एक अलग कर दीजिए। मैं भी बीजेपी हूँ, ये भी बीजेपी है, ठीक है। मैं नहीं, अगर आप नहीं, आप बीजेपी के सांसदों ने काम नहीं किया था, तभी तो उसकी वोट काटी गई। नहीं, मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, बता दीजिए ना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार मोदी जी कह रहे हैं अखिलेश जी वो चिकन खा रहे हैं, वो मटन खा रहा है, वो ज्यादा मछली खा रहे हैं, ये कोई बात है क्या? आप ये बताइए, क्या बात धर्म में नवरात्रे में बात है? नवरात्रे में आप हिंदू धर्म को चोट पहुंचा रहे, नवरात्रों हमारे धर्म को, हमारे नहीं भैया, हिंदू धर्म पे कोई वो नहीं, इसलिए मछली खाते नहीं, खाते रहते, इसलिए उन्होंने पोस्ट की। बंगाल में देंगे, हिंदू जीवित नहीं रह पा रहा, जो हिंदू के नरे कहना मैं आ रहा हूँ, बंगाल में हिंदू का जीवन नहीं है। जनता की आवाज आपने सुनी, जनता क्या चाहती वो आपने सुन लिया। और दोनों ही उम्मीदवारों की बात करें तो दोनों ही दिग्गज हैं। अब देखने वाली बात होगी इलेक्शन के बाद आखिरकार जीत किसकी होती है। दिल्ली से चरण सिंह साथ रिपोर्ट, जी मीडिया।